Good morning, dear student. This is Saurav Kumar. Today I am going to teach you class 10th math chapter number 5 arithmetic progression. In this chapter we have to study about what is arithmetic progression and how the problem based on it to solve. बच्चों इस क्लासेस में हम लोग जो है आज की जानकारी करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इससे जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया गया है उससे कैसे आप जानकारी करोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। इसी सारी चीज़ के बारे में जानकारी आज की क्लासेस में आपको मिलने वाली है। तो चलो बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इंट्रोडक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट और ए सीक्वेंस। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या तो एक लिस्ट है या तो एक सीक्वेंस है नंबर्स का, जिसमें प्रत्येक टर्म्स जो है ऑब्टेन की जाती है, मतलब आगे आने वाला जो भी टर्म्स होगा उसको ऑब्टेन करेंगे एक फिक्स नंबर को ऐड अप करके। किसमें? पीछे वाले नंबर में फिक्स नंबर को ऐड करोगे, देन आफ्टर जो है नया नंबर आपको मिलेगा, लेकिन वो फिक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने 2 में जो है 5 जोड़ा, अगला नंबर आपको मिल गया 7। फिर इसके बाद जो है 7 है, 7 में एक और फिक्स नंबर, वही फिक्स नंबर आपको फिर से ऐड अप करना है ताकि आपको एक अलग से नंबर मिल जाए। तो 7 में बच्चों आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी फिक्स नंबर को जोड़ते जाओगे और इस प्रकार से एक लिस्ट या फिर आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर मिल जाएगा, जो कि आपका जो प्रीसीडिंग नंबर को ऐड अप करने से, फिक्स नंबर को ऐड अप करने से अगला नंबर मिलता है। ठीक है, फिक्स जो नंबर होता है बच्चों उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग डी लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी हो सकता है। इन सब की वो इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फिर जीरो भी हो सकता है। विच नंबर एट द प्लेस इज नोन एज द टर्म्स ऑफ दैट नंबर। जिस प्लेस पे कोई टर्म्स आपका दिखाई देगा वो उसी प्लेस का आपका टर्म्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देखो 2 किस प्लेस पर है? फर्स्ट प्लेस पर है, इसलिए इसे हम फर्स्ट टर्म्स कहेंगे। 6 किस प्लेस पर है बच्चों? तो थर्ड प्लेस पर है, इसे हम थर्ड टर्म कहेंगे। 10 किस प्लेस है बच्चों? तो ये जो है आपका फिफ्थ प्लेस पर है, सो दिस इज 10 इज कॉल्ड द फिफ्थ टर्म्स ऑफ द एपी। एंड यहाँ पर जो है ए एंथ, मतलब कि nth टर्म पर कोई आपको जो है दिखाई पड़ेगा उसे nth टर्म हम लोग कहा जाएगा। तो इस पैटर्न को हम लोग अध्ययन करें तो हम इस पाते हैं कि 2 क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है। 4 क्या है बच्चों? सेकंड टर्म है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आया। थर्ड पोजीशन पर आने वाला जो कौन है? नंबर 6 है, सो डैट इट इज कॉल्ड द A3। और nth टर्म पर आने वाला जो प्लेस पर आपका नंबर है वो nth है, सो इसे हम लोग nth टर्म्स के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर हमको समझना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस के बारे में तुम जानकारी करें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? फिक्स नंबर होता है जिसको ऐडअप करते हैं हम दूसरे नंबर में, देन नया नंबर हमको ऑब्टेन होता चला जाता है। ठीक है, तो फिक्स नंबर जो ऑब्टेन करते हो उसमें से कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस आप निकालो कैसे? अगर मान लो कोई एक नंबर का सेट दे दिया, लिस्ट दे दिया, सीक्वेंस दे दिया, उससे बोला कि इसमें कॉमन डिफरेंस बता, कैसे निकालोगे? तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। तो ये बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों। आप प्रीसीडिंग टर्म्स को जो है सक्सीडिंग टर्म्स से घटा दो, मतलब कि आगे आने वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स को घटा देना, बस यही करना है। ऐसे यहाँ पर देखो एक आपका जो ए पी दिया गया, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे ये सभी ए पी के फॉर्म में दिए गए। अगर इनके कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो हमने आपको तरीका का बताया कि प्रीसीडिंग वाले टर्म्स को सक्सीडिंग वाले में से घटा दो। तो प्रीसीडिंग टर्म्स जैसे 2 का प्रीसीडिंग कौन है? 1 है, और 1 का सक्सीडिंग कौन है? 2 है। तो ये जो सक्सीडिंग है यानी आपका A2 है, A2 में से 1 घटा दो बच्चों तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ये सभी बच्चों क्या देगा? तो ये सभी जो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, पसंद में आ गया। इसी प्रकार से अगर आप जो है कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पहला टर्म्स क्या होगा, तो पहला टर्म्स बच्चों ए ही होगा। अगर कोई पूछता है कि सेकंड टर्म्स क्या होगा, तो सेकंड टर्म्स बच्चों हरदम जो होगा ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2D होगा। मतलब कि जितना टर्म्स बोले, ठीक है, उस टर्म्स की में से आपको जो है उसके नंबर्स में से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, देन आफ्टर उसको डी से मल्टीप्लाई करके ए एडअप कर देना। जैसे हमने बोला A57, 57, तो 57 में 1 घटा दो बच्चों, कितना हो गया? 56।
56 मल्टीप्लाई करें किसके साथ, डी के साथ, और ए उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से A57 की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक उसी प्रकार किसी ने कहा A4 की वैल्यू बताओ, तो 4 है बच्चों, तो 4 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा आपके पास 3, 3 इंटू डी यानी 3D, अब प्लस ए, मतलब ए तो आपको हर समय ऐड ही करना है। तो इस प्रकार से ए प्लस 3D इज द A4 टर्म। लेकिन अगर nth टर्म निकालना है तो n टर्म्स की वैल्यू कैसे होगी बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, वो बात आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि n जो है कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, और ना ही n जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ n जो है ना ही फ्रैक्शन हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। मीन्स आप सिंपली भाषा में कह सकते हो कि जो ये n होगा, a का n होगा, ठीक है, ये बच्चों जो एक होल नंबर होगा, क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जानकारी किया कि कैसे हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी हुआ कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो प्रीसीडिंग टर्म्स को जो सक्सीडेंट टर्म में से घटाना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी जानकारी है कोई भी टर्म्स, जैसे कि मान लो कि A100 आपसे कोई एक्स कर देता है, तो क्या होगा बच्चों, a प्लस 99। कोई पूछता है 105 टर्म्स यानी a प्लस 140, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है डी की वैल्यू निकालोगे। ध्यान देने की बात है कि n मिस्टर की जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे n कभी फ्रैक्शन नहीं होगा और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होगा। ए नंबर इज सेड टू बी सेड, एक नंबर जो है सेट के फॉर्म में कहा जाएगा अगर हम लोग का A2 माइनस A1 की वैल्यू, A3 माइनस A2 की वैल्यू और A4 माइनस A3 की वैल्यू ये सभी एक दूसरे के बराबर में से कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो एक नंबर जो लिस्ट दिया गया है वो लिस्ट क्या कहेगा बच्चों, ये लिस्ट आपका कहेगा कि वो AP के फॉर्म में है। कब कहेगा, जब आपका A2 माइनस A1 की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू, A4 माइनस A3 की वैल्यू, ठीक है, ये कम से कम 3-4 टर्म्स का जो है डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो फिर आप कह सकते हो कि दिया गया जो है आपका नंबर का सेट जो है किस में कराएगा, तो AP में कराएगा। इसी कंसेप्ट का इटरेशन करेंगे बच्चों और एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा इसमें बात आपको ध्यान देने की बात है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चों AP का, वो आपका जो है प्रत्येक ईयर में सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर सेम रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमाउंट जो each ईयर का होगा वो किस में होगा बच्चों, AP में होगा कि नहीं होगा, AP में होगा। लेकिन CI में क्या आपका जो है आपका अमाउंट जो होता है वो AP में होता नहीं होता, क्योंकि CI का मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट निकलता है आपका प्रिंसिपल पर, उसमें भी आप इंटरेस्ट लगाकर आप उसे जोड़ देते हो तो क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लेकिन सेकेंड ईयर का जो अमाउंट हो जाता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जोड़ोगे प्रिंसिपल में और फिर उसका जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट निकालोगे तो उसको जोड़ोगे, तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बच्चों आपका किस में नहीं होता, AP के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ये बातें समझ में आ गए। तो इसी का इक्वेशन हम लोग करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज में और उसका क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं, इनको समझाने के लिए हम जो है, तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है अब इतने सक्षम हो चुके हो कि आप जो है किसी तरह के नंबर के सेट को आप पहचान सकते हो कि AP के फॉर्म में है या फिर नहीं है। फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे दिया गया जो टर्म्स होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें A की वैल्यू क्या होगी। A की वैल्यू जो पहला टर्म्स होगा बच्चों वही A की वैल्यू होगी, कब होगी, जब अगर वो नंबर जो है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है तभी वो A की वैल्यू मिलेगा। A2 की वैल्यू किसके बराबर, A प्लस डी के बराबर। A5 की वैल्यू किसके बराबर, A प्लस 4D के बराबर। A7 की वैल्यू किसके बराबर, A प्लस 6D के बराबर। ऐसे ही A100 की वैल्यू किसके बराबर, A प्लस 99। ठीक है, कितना सिंपल है ना। तो चलो इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपके 5.1 एक्सरसाइज के, इनको हम सॉर्ट आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में आपका नंबर जो दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है, ये चीज़ बताना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
एक टैक्सी फेयर ली जाती है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, लेकिन जो फेयर है, जो बैठने का चार्ज है, वो आपको जो फिक्स होता है वो कितना होता है, 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है। एंड बाकी जो बचे हुए आपके जो किलोमीटर है उनके लिए एडिशनल आपको 8 रुपीज़ देने पड़ते हैं। जैसे आप सिटी में चले जाओ, सिटी का मतलब हो गया आप लखनऊ चले जाओ, जो आपके जो क्या कहते हैं मीटर वाली जो गाड़ियाँ होती है, जैसे आप कोलकाता चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, तो बच्चों वहाँ पे जब जाओगे, जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे, जैसे ही आप स्कूटी में बैठोगे, जो कि आपका टेम्पो होता है, टेम्पो बैठोगे वैसे ही वो मीटर डाउन करता है। जैसे वो मीटर डाउन करता है बच्चों, वैसे उसका जो है कुछ फिक्स अमाउंट जो होता है वो एराइज अप कर जाता है, यानी उतना एड अप हो जाता है। ठीक है। मतलब कि आप जो जैसे ही टेम्पो या टैक्सी में बैठे वैसे ही मीटर डाउन किया, तो मान लो फिक्स उसका चार्ज 20 रुपीज़ है, तो फिक्स चार्ज जो 20 रुपीज़ आपको देना ही देना है। अब बस आप वहाँ पैर रख के उतर गए, या फिर वहाँ से आप 10 मीटर की दूरी पे गए या 100 मीटर की दूरी पे गए, तो भी आपको 20 रुपये देना है। अगर आप 100 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर की दूरी पे गए, तो भी आपको 100 रुपीज़ देना है। सही 20 रुपीज़ आपको देना है, जो फिक्स आपका चार्ज है। देन आफ्टर अगले किलोमीटर के लिए आपको एड अप एक फिक्स चार्ज होता है, जो कि 8 रुपीज़ 5 रुपीज़ होता है। तो यानी आपको सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ देना है, थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से 8 रुपीज़ देना है। यानी फर्स्ट कितना था, 20 20 + 8, फिर उसके बाद 20 + 8 + 8। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका फिक्स चार्ज उसमें जो है आपका ऐड अप रहा। तो इस प्रकार से यही क्वेश्चन है आपके लिए। एक टैक्सी फेयर जिसमें प्रत्येक किलोमीटर के लिए चार्ज एक फिक्स है, लेकिन जो फिक्स चार्ज है पहले किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपीज़ है, और बाकी बचे किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना, 8 रुपया देना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सिचुएशन है बच्चों, क्या ये सिचुएशन एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो कितना रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, यानी वो बन गया क्या बच्चों, A1। लेकिन सेकेंड किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो क्या हो जाएगा, 15 + 8। थर्ड किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो आपका 15 + 8 मीन्स है कि 23, अब +8 हो जाएगा। फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 31, 23 में एक जो होगा 31, अब +8 यानी 39 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको टर्म्स मिले, A1 A2 A3 A4 मिला। ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू जो है आपको जो है आपको मिल चुकी है। अब बस आपको चेक करना है क्या ये एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो बच्चों आपको हमने बता ही दिया कैसे एपी चेक करते हैं। वेरी सिंपल है ना। करना क्या है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 आप करके देखो क्या यहाँ पर वैल्यू सेम आती है, सेम आती है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इट इज द फॉर्म ऑफ द एपी, ये एपी के फॉर्म में। तो देखो, तो A2 - A1 यानी 23 - 15 कितना हुआ बच्चों, 8 आया। A3 - A2 A3 की वैल्यू बच्चों 31, A2 के माइनस A2 की वैल्यू 23, माइनस कर दो कितना वैल्यू आया, 8 आया। A3 - A4 39 - 31 इक्वल टू 8, यानी ये है कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ डी तो सेम है। सो टैक्सी फेयर जो है आपकी जो सिटी की होती है वो किसके फॉर्म में होगी बच्चों, तो क्या वो एपी के फॉर्म में होगी, हाँ बिल्कुल एपी के फॉर्म में होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आपके सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में कुछ अमाउंट में आपका जो एयर प्रेजेंट है, उसमें से प्रत्येक टाइम्स जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4 जो वॉल्यूम है वो आपको टेक आउट कर दिया जाता है। तो बाकी बचा जो आपका जो है नेक्स्ट टाइम भी आपका जो बचा होगा उसमें से 1/4 हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपका जो सिचुएशन है, क्या यह सिचुएशन एपी के फॉर्म में है या फिर नहीं है, तो बस इसको आपको चेक करना है। तो चलो हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। मान लेते इनिशियली आपके सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, V था। ठीक है। जब वॉल्यूम को एयर को हमने रिमेनिंग एयर को फर्स्ट टाइम ने हम रिमूव किए, तो फर्स्ट टाइम जब रिमूव किए थे बच्चों, तो पहले तो वॉल्यूम V था, उसमें से 1/4 वॉल्यूम हमने रिमूव कर दिया, कितना बचेगा बच्चों, 3/4 वॉल्यूम। ठीक है। अब सेकंड टाइम क्या होता है, सेकंड टाइम में हम जो जितना बचा हुआ है वॉल्यूम उसमें से 1/4 को हम घटा देंगे। ठीक है। उसमें से उसके 1/4 को घटा देंगे, तो वॉल्यूम कितना बचा था हमारे पास, 3/4। 3/4 वॉल्यूम के 3/4 के 1/4 वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसे आप सोल्व करोगे तो बच्चों ये मिल जाएगा, पहला वॉल्यूम होगा V 3V/4, उसके बाद होगा 9V/16, उसके बाद आएगा आपका 9V माइनस 9V/60 इंटू 1/4। इसमें से इसको हम लोग घटाना है क्योंकि इसका 9V/16 के 1/4 वॉल्यूम को घटाना, इसलिए बच्चों ये चीज़ किया गया। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 आपके पास है। तो आप A1 A2 की वैल्यू निकालो
और उसके बाद A3 A4 की वैल्यू निकालो सब्ट्रैक्ट करके, और देखो क्या यहाँ पर ये वैल्यू सेम होती है या फिर नहीं होती। तो आप पाओगे A2 माइनस A1 की वैल्यू -1/4 वॉल्यूम, A3 माइनस A2 की वैल्यू वो हो जाएगा बच्चों 3/16 वॉल्यूम। तो क्या यहाँ पर D की वैल्यू सेम हुआ? नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन निकालते हो कि ये दिया गया सिचुएशन क्या AP के फॉर्म में है तो नहीं। ठीक है, तो यही आपको करना था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है उसको आपको खुद से करके लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके पहले 4 टर्म्स लिखने हैं बच्चों। A1 की वैल्यू लिखना, A2 की वैल्यू लिखना, A4 की लिखना और A5 लिखना। ऐसे करके आपको 4 टर्म्स लिखना है। जैसे पहला टर्म्स दे दिया, पहला दे दिया था यानी A2 लिखना, A3 लिखना, A4 लिखना और A5 लिखना। कॉमन डिफरेंस भी आपको दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। A की वैल्यू, A1 की वैल्यू A यानी 10 ही हो जाएगा। A2 की वैल्यू A प्लस D यानी 10 प्लस 10 हो जाएगा। A3 की वैल्यू यानी A प्लस 2D यानी 2 मल्टीप्लाई 10 और प्लस A यानी 10 यानी 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमने इसको सोल्व भी कर दिया आपके लिए, ताकि आप आसानी से इसे समझ भी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला टर्म्स होगा A, दूसरा टर्म्स होगा बच्चों A प्लस D, तीसरा टर्म्स होगा आपका A प्लस 2D A प्लस 3D। कैसे आया? क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप इसे रख सकते हो। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ n माइनस, यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 होगी तो देखो कैसे a हो जाता है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई डी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और 0 प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों? a हो जाएगा। यानी A1 की वैल्यू कितनी होती है? तो a ही होती है। A2 की वैल्यू तो 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 माइनस 1 का होता है क्या बच्चों? बच्चों 1 मल्टीप्लाई डी यानी डी और प्लस ए, यानी A2 की वैल्यू A प्लस डी, A3 की वैल्यू A प्लस 2D। इसी प्रकार से आपको A4 इसकी वैल्यू कितनी आई? A प्लस 3D आ जाए। यहाँ से आपको A की वैल्यू और D की वैल्यू दी गई, आप वैल्यू पुट करते जाओ और यहाँ से इक्वल्स इनका निकाल लो। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम इसको बताएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपका जो एपी के फॉर्म में दिया गया है, इसमें आपको पहला टर्म्स और इसमें कॉमन डिफरेंस लिखना है। कितना सिंपल है। तो चलो इसमें से हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। जो पहले पोजीशन पे होगा वो A1 कराएगा, जो दूसरे पोजीशन पे होगा वो A2 कराएगा, जो तीसरे पोजीशन पे होगा A3 कराएगा, जो चौथे पोजीशन पे होगा वो A4 कराएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको रख दिए। A1 की वैल्यू 1/3, A2 की वैल्यू 5/3, A3 की वैल्यू 9/3, A4 की वैल्यू 13/3। अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 निकल गया आपका 3/4। आपको क्या क्या बताना था बच्चों? A बताना था और D बताना था, आपने A और D बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एपीस। इसमें से कौन है जो कि एपीस की फॉर्म में है? अगर वो एपीस के फॉर्म में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और पहला और उसके आगे 3 भी टर्म्स लिखिए। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 16। ए की वैल्यू 2 है, बी A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 8 है और A4 की वैल्यू 16 है। आप A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे। अगर ये इक्वल हुआ तो देन इट इज़ फॉर्म ऑफ AP। अगर ये AP के फॉर्म हुआ तो अगले 4 टर्म्स लिखेंगे और नहीं हुआ तो ये लिखेंगे, बात ही खत्म है। तो A2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। A3 की वैल्यू कितनी बच्चों? 8 और A2 की वैल्यू कितनी है? तो 4, यानी A3 माइनस A2 कितना हुआ? 4। क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चों? नहीं सेम है, हैंस दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ द AP। इस प्रकार से ये AP के फॉर्म में नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने 5 नंबर लिया, क्योंकि ये देखकर आपको थोड़ा सा वास्ट लग रहा होगा, क्योंकि रूट में दे दिया ना। अब बच्चों तो क्या हो, जो जनरल चीज़ें आप देखते हो तो उससे आप नहीं घबराते हो, लेकिन जो अनयूजुअल चीज़ें आपको दिखाई देती है उससे आप डर जाते हो। तो इस अनयूजुअल चीज़ आपको मिल गई कि रूट टू आ गया, कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखो, A2 की वैल्यू, A3 और A4 की वैल्यू लिख लो। फिर A2 माइनस A1 करो और A3 माइनस A4 करो। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल कर देखो क्या यहाँ पर D की वैल्यू सेम है कि नहीं। आप देखोगे इस एंड एवरी सिचुएशन में D की वैल्यू कितनी आती है? रूट 2 आती है। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं किसके फॉर्म में है? तो ये AP के फॉर्म में। अगर ये AP के फॉर्म में है देन इनके अगले 4 टर्म्स, अगले 3 टर्म्स यानी A5, A6 और A7 लिखना। A5 इज A प्लस 4D, A6 इज A प्लस 5D
और A7 इक्वल टू A प्लस 16। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो 3 है। 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, √2 मिली है, आप इसे रख दिए। इसी प्रकार से A6 निकाल दी और A7 निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 5.1 क्लियर होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मुझे अपने प्रॉब्लम्स कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।